आमतौर पर बायोलॉजी में एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का रोल ज्यादा होता है। एनाटॉमी में जो बॉडीली स्ट्रक्चर होता है एनिमल्स का, प्लांट्स का या फिर अन्य किसी का, उसकी स्टडी की जाती है। तो हर बॉडीली स्ट्रक्चर का नाम आपको याद होना चाहिए, यानी कि बायोलॉजी पढ़ना है तो मेमोरी पावर भी अच्छी होनी चाहिए। और फिजियोलॉजी में ये जो बॉडी स्ट्रक्चर या ऑर्गन हैं वो कैसे फंक्शन करते हैं उनकी स्टडी की जाती है। तो आप तैयार हो जाइए नए नए स्ट्रक्चर को जानने और उसके द्वारा परफॉर्म किए जाने वाले फंक्शन को पढ़ने और समझने के लिए। 1665 में रॉबर्ट हुक खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप से कॉर्क को देख रहे थे। ढूंढ तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहे थे, मगर कॉर्क जो कि पेड़ की छाल से मिलती है, उसको ऑब्जर्व करने पर पाया कि कुछ हनीकॉम्ब जैसा स्ट्रक्चर है। अब ये पेशे से आर्किटेक्ट भी थे, तो इन्होंने इस स्ट्रक्चर को लिटिल रूम यानी कि छोटा कमरा समझा। और चूंकि लैटिन भाषा में इस छोटे कमरे को सेल कहते हैं, इसलिए इसे इसी नाम से जाना गया। साइंस की ज्यादातर डिस्कवरी कोइंसिडेंस यानी इत्तेफाक से हुई है। अब ये घटना भी उनमें से एक है। छोटी सी बात है, मगर इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा हुआ। अंदाजा इस बात से लगा लो कि साइंस की एक अलग ब्रांच के रूप में स्टडी होती है इसकी। और अगर आपको इसमें इंटरेस्ट आने लगे तो समझ लेना, सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जो कि इंडिया का एक प्रीमियर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ कैरियर बनाने की आपकी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। चलो और कुछ जानते हैं सेल के बारे में। पहले ये एक्टिविटी जरूर कर लेना। घर से स्कूल की लैब में प्याज ले जाना और प्याज के छिलके के भीतरी भाग से पतली वाली जो मेम्ब्रेन है उसे निकालकर स्लाइड पर रख लेना है। इसमें एक बूंद सैफ्रानीन डाल लेना है ताकि सेल और उसके जो ऑर्गेनेल्स हैं अलग अलग कलर में दिखाई देने लगे। फिर उसके ऊपर सावधानी से कवर स्लिप लगा लेना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मोबाइल पर टेम्पर्ड ग्लास चढ़ाते हो बिना किसी एयर बबल के। अब इसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखना है। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा। ये स्ट्रक्चर प्याज की बेसिक यूनिट है और इसे हम सेल कहते हैं। और ऐसा ही स्ट्रक्चर सभी लिविंग्स में आपको देखने को मिलेगा, यानी सभी जीव जंतु कोशिका से ही बने होते हैं। एक बात जरूर ध्यान देना, इसके पहले हमने जो 4 चैप्टर पढ़े उसमें हमने नॉन लिविंग मैटर की बात करी, उनकी बेसिक यूनिट एटम्स एंड मॉलिक्यूल को समझा। यहाँ हम सजीवों की जो बेसिक यूनिट है उसके बारे में जानेंगे और समझेंगे। देखो, मैग्नीफाइंग लेंस की डिस्कवरी के बाद माइक्रोस्कोप बना और सेल के बारे में पता चला कि सभी जीव जंतु सेल से बने होते हैं। और यहाँ तक पता चला कि कुछ जीव ऐसे हैं जो केवल एक सेल से बने हैं, जिसे हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, जैसे क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम, बैक्टीरिया आदि। कई सेल्स से मिलकर बने जीवों को मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, जैसे कि फंगस, पेड़ पौधे, आप और मैं आदि। लेकिन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी एक सेल से ही बनना स्टार्ट करते हैं। एक सेल मल्टीप्लाई होकर के अपने जैसे ही दूसरी डॉटर सेल बनाती है। खैर, आगे समझेंगे इसके बारे में, लेकिन उससे पहले ये देख लो। 1 नंबर वाले क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, आते भी हैं एग्जाम्स में। यहाँ नहीं आएंगे तो कॉम्पिटिशनल एग्जाम्स में आपको बेनिफिट देकर जाएंगे, जैसे कि आप CUET फ्यूचर में देंगे तो भी आपके लिए बेनिफिटेड रहेगा। सेल को सबसे पहले एक प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप के द्वारा 1665 में रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया। इसके बाद थोड़े इंप्रूव्ड माइक्रोस्कोप से ल्यूवेनहॉक ने 1674 में एक लिविंग सेल डिस्कवर किया। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने सेल के भीतर न्यूक्लियस की खोज की। सेल के अंदर भरे हुए फ्लूइड को 1839 में परकिंजे ने डिस्कवर किया और प्रोटोप्लाज्म का नाम दिया। स्लाइडेन और स्वान ने सेल थ्योरी डेवलप की और सेल को बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ बताया। 1855 में सेल थ्योरी को विर्चो के द्वारा और एक्सपेंड कर दिया गया और 1940 के बाद जब से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ, सेल ऑर्गेनेल्स को भी देखा जा सकता है। एक ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरह की कोशिका हो सकती है। अलग अलग का मतलब अलग अलग कार्य करने वाली कोशिका हो सकती है और इनके साइज और शेप इनके फंक्शन के अकॉर्डिंग होते हैं, इसीलिए स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कहते हैं। कुछ सेल्स जैसे कि अमीबा अपना शेप बदलते रहते हैं। अब जैसे हमारे शरीर में वर्क एलोकेशन है, मतलब ब्लड को हार्ट से पंप करने वाली सेल का काम अलग, सुनने और सूंघने का काम करने वाली सेल का काम अलग। उसी तरीके से सेल भी लिविंग है तो उसमें भी कार्य विभाजन होता है। सेल के अंदर अलग अलग ऑर्गेनेल्स होते हैं जो अलग अलग कार्य करते हैं और मिलकर के एक बेसिक यूनिट बनाते हैं। खास और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि अलग अलग काम करने वाली जो सेल्स हैं उनमें सेम टाइप के सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि सेल क्या फंक्शन परफॉर्म कर रही है। अब जैसे नर्व सेल है हमारी बॉडी में, वैसे ही ब्लड सेल, ये दोनों अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करती हैं,
लेकिन इनके सेल ऑर्गेनेल एक जैसे ही होंगे। आइए अब जानते हैं कि सेल किससे मिलकर बनी होती है, यानी कि सेल का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। देखिए, कोई भी सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म आदि कई ऑर्गेनेल से मिलकर बनी होती है, जिनकी सहायता से एक लिविंग सेल अपने अंदर और बाहर के एनवायरनमेंट से इंटरैक्ट करेगी। तो आइए एक एक करके कुछ सेल ऑर्गेनेल्स और उनके द्वारा परफॉर्म किए जाने वाले फंक्शंस को जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। यह सेल के चारों ओर पाए जाने वाली आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, जो सेल के कंटेंट को जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उससे सेपरेट करती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, क्योंकि ये कुछ सिलेक्टिव मटेरियल्स को सेल के भीतर और भीतर से बाहर आने और जाने देती है। कैसे आने जाने देती है, हमने पीछे डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस पढ़ा है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जब दो गैसें एक हायर कॉन्सेंट्रेशन की, दूसरी कंपैरेटिवली लोअर कॉन्सेंट्रेशन की, एक सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन से अलग किए गए हैं, यानी सेपरेट किए गए हैं, तो गैसेस का जो फ्लो होगा वो हायर कॉन्सेंट्रेशन वाली गैस की ओर से लोअर कॉन्सेंट्रेशन वाली गैस की ओर होगा। और सेम ऐसा ही फ्लो होगा जब वाटर के साथ किया जाएगा, यानी वाटर भी डिफ्यूजन के नियम को फॉलो करेगा, मगर इसे ऑस्मोसिस कहा जाता है। अब अगर आपकी बॉडी में सेल है, जब आप कोई काम करते हैं तो उसमें CO2 वेस्ट के रूप में सेल के अंदर जमा हो जाता है। अब चूंकि CO2 का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सेल के अंदर बाहर की तुलना से ज्यादा है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन CO2 जो कि एक वेस्ट है उसे बाहर जाने देगी। और ऐसा बॉडी की सारी सेल करती हैं, जो बाद में ब्लड सेल कैरी करके हार्ट और लंग्स तक लाती हैं और आप CO2 को एक्सहेल कर देते हैं। चलो भाई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन जान लिया। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा जो ऑस्मोसिस होता है उससे रिलेटेड एक फैक्ट जान लो। जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू वाटर का मूवमेंट होगा तो ये किस स्पीड से होगा, ये डिपेंड करता है कि वाटर में क्या सब्सटेंस डिसॉल्व है, यानी कि सॉल्यूट क्या है। चलो ये समझो, कोई भी एनिमल या प्लांट सेल हो, उसे चीनी या नमक के सॉल्यूशन में रखा जाए तो 3 पॉसिबल कंडीशन हो सकती है। पहली, जब सेल के चारों तरफ हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन हो, कहने का मतलब नमक या चीनी कम मात्रा में घुला हो, वाटर ज्यादा हो, एक तरीके से डाइल्यूट सॉल्यूशन हो। ऐसे सॉल्यूशन को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। तब ऐसी कंडीशन में जो सेल होगी वो वाटर गेन कर लेगी। वाटर मॉलिक्यूल तो सेल के अंदर बाहर दोनों डायरेक्शन में आते और जाते रहेंगे, लेकिन सेल के अंदर जाने वाले वाटर की जो मात्रा है सेल से बाहर आने वाले जल की मात्रा में ज्यादा होगी। इसीलिए नेट डिफ्यूजन ऑफ वाटर सेल को स्वेल अप कर देगा। अच्छा, अब दूसरी सिचुएशन, जब बाहर के सॉल्यूशन और सेल के अंदर सेम कॉन्सेंट्रेशन हो, तो सेल मेम्ब्रेन के दोनों ओर जो नेट मूवमेंट होगी वो 0 ही रहेगी। ऐसे सॉल्यूशन को आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। आइसो का मतलब सेम होता है। ऐसा नहीं है कि वाटर की मूवमेंट नहीं होगी, होगी दोनों तरफ, मतलब जितना सेल के अंदर जाएगा उतना ही बाहर आ जाएगा। इसीलिए नेट मूवमेंट 0 होगी वाटर की, और सेल सेम साइज का बना रहेगा, ना तो स्वेल अप होगा ना ही श्रिंक होगा। अगली सिचुएशन, जब बाहर के मीडियम का वाटर कंसंट्रेशन कम हो कंपेयर टू सेल, ऐसे सॉल्यूशन को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। ऐसे कंडीशन में वाटर फ्लो दोनों तरफ होगा, लेकिन सेल के बाहर ज्यादा होगा, नतीजन सेल श्रिंक हो जाएगी। चलो समझ गए, ऑस्मोसिस एक स्पेशल केस ही है डिफ्यूजन का। यहाँ अंडे और अंगूर वाला एग्जांपल ले सकते हैं समझने के लिए। अंडे को डाइल्यूट HCl में रखकर ऊपर की जो सेल है उसको डिसॉल्व कर देंगे। इसके बाद आपको अंडे के ऊपर एक सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन दिखाई देगी। अब इस अंडे को वाटर में रख देना है 5 मिनट के लिए, अंडा स्वेल अप हो जाएगा। अब दूसरे केस में जो डीसेल्ड एग है उसको कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन में रख देना है 5 मिनट के लिए, तो जो अंडा है वो श्रिंक हो जाएगा। चलो अब बताओ, अंडा उबालते समय लोग उसमें नमक क्यों मिला देते हैं? नहीं पता तो ऊपर आई बटन पे क्लिक कर लो। यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर एनिमल और प्लांट्स की रूट ऑस्मोसिस के थ्रू ही वाटर एब्सॉर्ब करते हैं, तो हम कह सकते हैं डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस की प्रोसेस सेल के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इवन सेल आउटर एनवायरनमेंट से जो न्यूट्रिशन है उसे भी इन प्रोसेस के थ्रू लेती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये बेसिकली लिपिड्स और प्रोटीन की बनी होती है और इसे देखने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन फूड को इनगल्फ करने की क्षमता देती है, जैसे कि अमीबा करता है। ये फेज वाइज देख सकते हैं आप कैसे इनगल्फ करता है अमीबा। इस प्रोसेस को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। आगे की फ्यूचर क्लासेस में आप इन्हें डिटेल में समझेंगे।
अगला ऑर्गेनेल है सेल वॉल। ध्यान देना, ये केवल प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में नहीं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर होती है, थोड़ी सी रिजिड होती है और मेनली सेलुलोज के द्वारा बनी होती है। सेलुलोज एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है जो कि प्लांट को स्ट्रेंथ देता है। जब प्लांट सेल वॉल ऑस्मोसिस के प्रोसेस से वाटर लॉस करती है तो सेल और उसके कंटेंट श्रिंक हो जाते हैं। इस प्रोसेस को प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। प्लांट्स, फंगी और बैक्टीरिया की सेल वॉल सेल को डाइल्यूट सॉल्यूशन में या फिर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में बस्ट हुए बिना सस्टेन करने में हेल्प करती है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सेल स्वेलअप हो जाएगी और सेल वॉल पर प्रेशर डालेगी, लेकिन सेल वॉल भी इक्वली अमाउंट में प्रेशर डालेगी जिससे सेल सरवाइव कर जाती है। इसीलिए प्लांट सेल एनिमल सेल की तुलना में एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के चेंज को ज्यादा हद तक सहन कर पाते हैं। खैर, आपको जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक देते हैं और एंटीबायोटिक सेल वॉल को ही तोड़ देती है और बैक्टीरिया खत्म हो जाता है। और हमारे बॉडी में तो एनिमल सेल है, उसमें सेल वॉल होती ही नहीं है, इसलिए हमारी बॉडी की सेल बच जाती है। लेकिन ज्यादा एंटीबायोटिक लेना नुकसानदायक है, इसलिए डॉक्टर के रिकमेंडेशन के बगैर कभी नहीं लेना चाहिए। आमतौर पर लोग मेडिकल हॉल से बिना प्रेस्क्रिप्शन के ले लेते हैं, बचिए इनसे। अगला ऑर्गेनेल है न्यूक्लियस। उससे पहले ये पॉइंट नोट कर लो, सेल स्लाइड बनाते समय सेल को कलर करने के लिए आयोडीन सोल्यूशन, सैफ्रोनीन या फिर मेथिलीन ब्लू का इस्तेमाल किया जाता है। न्यूक्लियस पर एक डबल लेयर का कवर होता है जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं और इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसके माध्यम से न्यूक्लियस के अंदर से बाहर और बाहर से अंदर मटेरियल का ट्रांसफर होता है। न्यूक्लियस के अंदर रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर में क्रोमोसोम होते हैं जो तभी दिखते हैं जब सेल डिवीजन होने वाला होता है, यानी सेल डिवीजन के समय दिखाई देते हैं। क्रोमोसोम में ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ट्रांसफर होने वाली इंफॉर्मेशन स्टोर होती है जो डीएनए के फॉर्म में होती है। बेसिकली क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बनता है और डीएनए का जो फंक्शनल पार्ट होता है जिसे हम जीन कहते हैं, जब सेल डिवीजन नहीं होता है उस समय डीएनए सेल में क्रोमेटिन मटेरियल के रूप में स्टोर रहता है। क्रोमेटिन धागे जैसा स्ट्रक्चर होता है जो कि विजिबल होता है, वो हमें दिखाई देता है। और जब सेल डिवीजन स्टार्ट होगा तो यही क्रोमेटिन क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है। न्यूक्लियस सेल डिवीजन में एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है और सेल के डेवलपमेंट और मैच्योरिटी फॉर्म को डिटरमाइन करता है। लेकिन सभी सेल्स में एक क्लियर न्यूक्लियस नहीं होता, जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह में न्यूक्लियर रीजन क्लियरली नहीं दिखता क्योंकि इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। किसी भी स्पेस को जब आप बॉर्डर करते हैं तो वो ज्यादा अच्छी तरीके से विजिबल हो जाता है, लेकिन यहाँ तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं है, बॉर्डर होता ही नहीं है, इसीलिए जो न्यूक्लियर रीजन है क्लियरली विजिबल नहीं होता। ऐसे रीजन में केवल न्यूक्लिक एसिड होता है जहां क्रोमेटिन होता है और इस न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियोइड कहते हैं। ऐसे सेल जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती उसे हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं और जिसमें होती है उन्हें हम यूकैरियोट्स कहते हैं। प्रोकैरियोट्स में कई और भी ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं यूकैरियोट की तुलना में, लेकिन ऐसे ऑर्गेनेल का जो काम होता है वो प्रोकैरियोट के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसके द्वारा ही एक पुअर कंडीशन में किया जाता है। क्योंकि कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता है तो हम ये कह सकते हैं कि पुअर कंडीशन में होता है। जैसे प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में जो क्लोरोफिल होता है आमतौर पर जिसका काम फोटोसिंथेसिस का होता है, इसके बारे में आप अंतर समझेंगे। आगे आप प्लास्टिड के बारे में पढ़ेंगे जो कि सिर्फ प्लांट सेल में होता है, फिर हम वहां क्लियर हो पाएंगे। बस आप जानते रहिए कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस के अलावा भी कई डिफरेंसेस होते हैं जिसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। पेशेंस रखना जरूरी है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनेल्स हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एक फ्लूइड जैसा कंटेंट होता है जिसके अंदर सेल के अलग अलग ऑर्गेनेल्स होते हैं जो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं और ये ऑर्गेनेल्स एक मेम्ब्रेन से इनक्लोज्ड होते हैं। ध्यान देना थोड़ा, प्रोकैरियोट सेल में कोई भी डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। साथ के साथ जो ऑर्गेनेल्स होते हैं जो कि एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं उनमें भी मेम्ब्रेन नहीं होती है, मतलब इनक्लोज्ड नहीं होते हैं। जबकि इसके उलट यूकैरियोट सेल में एक क्लियर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। साथ के साथ जो इसके ऑर्गेनेल्स हैं वो भी एक मेम्ब्रेन के द्वारा इनक्लोज्ड होंगे। फॉर एग्जाम्पल, वायरस में कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है, इसलिए जब तक वायरस को कोई होस्ट नहीं मिलता तब तक वो लिविंग स्टेटस शो नहीं करता, मतलब डेड ही समझ लो। कोविड-19 में आपको सोशल डिस्टेंस इसलिए ही तो मेंटेन करना था
क्योंकि अगर वायरस जब तक आपकी बॉडी पर आएगा नहीं तब तक कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे ही आपकी बॉडी पर आया, आपकी बॉडी की जो सेल होगी उसको वो हाईजैक कर लेगा और सेल की जो सारी मशीनरीज हैं उनका उपयोग करके वायरस अपनी संख्या बढ़ाने लगेगा और नतीजा आप कोविड-19 या फिर वायरस से होने वाली किसी भी बीमारी से आप उसके चपेट में आ जाएंगे। इसीलिए वायरस को होस्ट ना मिले, इसलिए हम सोशल डिस्टेंसिंग करते थे, बेसिकली चेन ब्रेक करने की कोशिश करते थे। चलो अब बार बार ऑर्गेनेल वर्ड यूज कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि सेल के अंदर सेल के जो कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है और उसका जो फंक्शन है उसको सपोर्ट करने वाले जो अलग अलग अंग होते हैं उनकी बात हो रही है। यूकैरियोट में ये अंग मेम्ब्रेन से घिरे होते हैं जिससे ये सेपरेट होते हैं और हमें आसानी से दिखाई देते हैं माइक्रोस्कोप से, लेकिन प्रोकैरियोट में मेम्ब्रेन के द्वारा अलग नहीं होते हैं, इसलिए हमें इजिली विजिबल नहीं होते। चलो कुछ ऑर्गेनेल्स को और देखो। पहला है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन से बाउंड एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, बेसिकली प्रोटीन के ट्रांसपोर्ट का काम करता है। जैसे आप घरों में पानी को पाइप की सहायता से एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, ठीक वैसा ही कुछ। ये मेम्ब्रेन से घिरे होते हैं, इसलिए कभी पाइप जैसे लंबे तो कभी गोल कभी रेक्टेंगल दिख सकते हैं। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप्स के होते हैं, एक को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं और दूसरे को स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हैं उसके ऊपर ढेर सारे राइबोसोम लगे होते हैं, यानी कि वहां पे अटैच्ड होते हैं। माइक्रोस्कोप से दिखेगा। राइबोसोम का काम होता है कि सेल के लिए प्रोटीन को सिंथेसाइज करे, सिंपली कहें तो सेल के लिए प्रोटीन बनाता है, और जब प्रोटीन बन गया तो उसे सेल के हर भाग तक ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करेगा? ऑफ कोर्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फैट्स और लिपिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हें बनाने में हेल्प करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा बनाए गए प्रोटीन और लिपिड्स की हेल्प से सेल मेम्ब्रेन को भी बनाया जाता है, और ये जो प्रोसेस होती है सेल मेम्ब्रेन फॉर्मेशन की, उसे मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहते हैं। चलो तो समझ लिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है। मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करना, स्पेशली साइटोप्लाज्म के अलग अलग हिस्से में, स्पेसिफिकली साइटोप्लाज्म और ये जो न्यूक्लियस के बीच वाले भाग हैं उसमें। इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल की कई बायोकेमिकल एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए एक साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क का काम करता है। जैसे वर्टिब्रेट्स के लीवर सेल्स को डिटॉक्स करने, यानी कई पॉइजनस सब्सटेंस या ड्रग्स को लीवर सेल से बाहर निकालने का काम करता है। वर्टिब्रेट्स ऐसे जीव होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है। आगे जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तब डिटेल में जानेंगे वर्टिब्रेट्स को। हम और आप भी एक वर्टिब्रेट हैं। अगला सेल ऑर्गेनेल है गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स। इसे कैमिलो गोल्जी ने आइडेंटिफाई किया था, इसीलिए इनके नाम पर इसका नाम रखा गया है। ये उनके बारे में थोड़ी जानकारी है जो आपको खुद से पढ़नी है, और ये जो ब्लैक रिएक्शन मेथड है उसको याद रखना है। इन्होंने डाइल्यूट सिल्वर नाइट्रेट का यूज करके सिंगल सेल और सेल स्ट्रक्चर को कलर कर दिया था। डिटेल्स आगे की क्लासेस में जानेंगे। गोल्जी अपर्चस एक मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल का एक गुच्छे जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसे स्टैक भी कहते हैं। ये स्टैक सिस्टर्न से बने होते हैं जो कि फ्लैट स्टैक जैसे होते हैं और लगभग पैरेलल होते हैं। फिगर में सिस और ट्रांस फेस का मतलब ये है कि जो गोल्जी अपर्चस का कॉन्वेक्स भाग है सिस फेस कहलाता है और कॉनकेव भाग को ट्रांस फेस कहते हैं। सिस फेस हमेशा न्यूक्लियस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ होगा और ट्रांस फेस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ओर। जनरली गोल्जी अपर्चस के मेम्ब्रेन का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कनेक्शन होता है और उससे कॉम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम के फॉर्मेशन में हेल्प मिलती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो भी मटेरियल सिंथेसाइज होता है उन्हें गोल्जी अपर्चस स्टोर करता है, मॉडिफाई करता है और पैकेजिंग करके सेल के दूसरे भागों तक भेजता है। इसके अलावा कभी कभी गोल्जी अपर्चस सिंपल शुगर से कॉम्प्लेक्स शुगर बनाने का काम करती है, और इसके अलावा गोल्जी अपर्चस के द्वारा लाइसोसोम का फॉर्मेशन भी होता है। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग ऑर्गेनेल है सेल का। लाइसोसोम मेम्ब्रेन बाउंड सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम भरे होते हैं, और ये एंजाइम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा सिंथेसाइज होते हैं। लाइसोसोम सेल के लिए वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम की तरह काम करता है। जब कोई फॉरेन मटेरियल सेल में हो या फिर सेल का ही कोई भाग जब यूजफुल ना रह जाए या कोई कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में तोड़ना हो तो यहाँ लाइसोसोम काम करता है। काफी पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। जब सेल का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है सेल के डैमेज होने से या फिर किसी और कारण से,
तो ऐसे में लाइसोसोम का साइज इंक्रीज होता है और ये बर्स्ट होकर यानी फट करके जो इसका एंजाइम है ये पूरे सेल को ही डाइजेस्ट कर लेता है। इसीलिए इसे सुसाइड बैग ऑफ सेल कहते हैं, यानी कि आत्मघाती थैली। अगला ऑर्गेनेल है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। ये डबल मेम्ब्रेन से कवर होता है। जो आउटर मेम्ब्रेन है वो थोड़ा पोरस होती है और इनर मेम्ब्रेन कई बार फोल्ड होती है, जिससे जो एटीपी हैं उनके लिए सरफेस एरिया बढ़ जाता है। कोशिका को काम करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के फॉर्म में ही रिलीज करता है। एटीपी यानी कि एडिनो ट्राइफॉस्फेट को एनर्जी करेंसी ऑफ सेल कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। माइटोकॉन्ड्रिया की स्पेशल बात यह है कि ये अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम रखता है, जिससे खुद के लिए प्रोटीन सिंथेसाइज कर लेता है। इंपॉर्टेंट है, ऐसे फैक्ट कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला ऑर्गेनेल है प्लास्टिड। ये केवल प्लांट सेल में होता है और ये दो टाइप के होते हैं। एक को क्रोमोप्लास्ट कहते हैं जो कि कलरफुल प्लास्टिड होता है, और दूसरा है ल्यूकोप्लास्ट जो कि व्हाइट या फिर कलरलेस प्लास्टिड होता है। जिस क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है उसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं और ये फोटोसिंथेसिस में काम आते हैं। क्लोरोफिल में केवल ग्रीन पिगमेंट होगा, लेकिन जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें ग्रीन के अलावा येलो और ऑरेंज पिगमेंट भी होते हैं। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल में अंतर क्या है। यही अंतर होता है, ध्यान रखना। ल्यूकोप्लास्ट में स्टार्च, ऑयल्स और प्रोटीन ग्रेनुल्स स्टोर होते हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर कई लेयर होती है मेम्ब्रेन की, जो स्ट्रोमा पर सिचुएटेड होती है और बाहर से देखने पर ये माइटोकॉन्ड्रिया की तरह दिखता है। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इसके पास भी अपना डीएनए और राइबोसोम होता है, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। अगला ऑर्गेनेल है वैक्यूल्स। ये एक थैले जैसा स्ट्रक्चर होता है जो सॉलिड या लिक्विड कंटेंट को स्टोर करता है। एनिमल सेल में वैक्यूल्स छोटे छोटे होते हैं और प्लांट सेल में ये काफी बड़े बड़े हो सकते हैं। कुछ वैक्यूल्स तो सेल का जो टोटल वॉल्यूम होता है उसका 50 से 60% तक हो सकते हैं और इनमें सेल सैप भरा होता है जो सेल को कठोर और फूला हुआ बना के रखता है, मतलब रिजिड और टर्जिड बनाता है। कई सबस्टेंस, अमीनो एसिड, शुगर, ऑर्गेनिक एसिड, कुछ प्रोटीन्स जो प्लांट सेल की लाइफ के लिए इसेंशियल होते हैं वो वैक्यूल्स में होते हैं। अमीबा जैसे सिंगल सेल एनिमल में फूड वैक्यूल्स होते हैं जो फूड आइटम्स को स्टोर करते हैं, और कई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में स्पेशलाइज्ड वैक्यूल्स होते हैं जो एक्सेस वाटर और वेस्ट को सेल से बाहर करते हैं। चलिए, तो लगभग जो भी इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनको हमने ब्रीफ में डिस्कस कर लिया है। हमें इसे डिटेल में फर्दर क्लासेस में पढ़ना होता है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, सेल बनती कैसे है। बेसिकली ये सेल डिवीजन के कारण होता है। डेड या इंजर्ड सेल को रिप्लेस करने के लिए न्यू सेल के फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है उसको हम सेल डिवीजन कहते हैं। सेल में ये मेनली दो टाइप के होते हैं, माइटोसिस और मियोसिस। ज्यादातर सेल डिवीजन माइटोसिस टाइप से होता है। इसमें हर एक सेल को मदर सेल कहा जाता है जो डिवाइड होकर के आइडेंटिकल डॉटर सेल बनाती है। डॉटर सेल में सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे जितने की मदर सेल में होते हैं। एनिमल और प्लांट में जो स्पेसिफिक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं उनके सेल या टिश्यू डिवाइड होकर के गैमेट्स को फॉर्म करते हैं, जो फर्टिलाइजेशन के बाद अगली पीढ़ी यानी ऑफस्प्रिंग यानी कि संतति का निर्माण करते हैं। सेल डिवीजन का अगला टाइप है मियोसिस। ये थोड़ा अलग प्रोसेस से डिवाइड होते हैं। इस प्रोसेस में दो कंसेक्यूटिव डिवीजन होता है और अंततः एक मदर सेल से 4 डॉटर सेल प्रोड्यूस होती है, और इनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम मदर सेल के नंबर ऑफ क्रोमोसोम का आधा होता है, यानी कि ये आइडेंटिकल डॉटर सेल नहीं होती हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही, लेकिन जाते जाते हमारा ये कर्तव्य है कि हम आपसे आग्रह जरूर करें कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जरूरतमंद दोस्तों के साथ शेयर कर दें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।